नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हम लोग 22 से लेकर 31 जनवरी तक पीआईबी न्यूज एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है वो देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्या है? एक तो सबसे पहले 26 ऑफ जनवरी को मिस्र के जो राष्ट्रपति ने विजिट किया था उसको हम लोग देखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे कि जब लाइट पोल्यूशन होता है तो उस समय हमको डार्क स्काई को रिजर्व करने की क्या जरूरत है। आई थिंक आप लोगों को पहली बार में समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि डार्क स्काई को भी रिजर्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या। ऐसी तमाम घटनाक्रम जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पीआईबी न्यूज एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर भी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये पीआईबी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके आंसर को और एनरिच करने के लिए ये जो कंटेंट है वो बड़ा मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। 22 से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आप लोग अवेलेबल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के सेशन को। आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो देखिए कि लाइट पॉल्यूशन जो है, द डार्क स्काई इज नेचुरल रिसोर्स एंड टू मच लाइट इज पॉल्यूटिंग इट। मतलब ये जो स्काई है इसमें अगर टू मच लाइट होती है तो फिर एक पॉल्यूशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, और वही पॉल्यूशन जो है वो हमारे डार्क जो स्काई है इसको देखने में काफी ज्यादा इंटरप्ट करती है। तो जानेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग केरलाज मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इंसान और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कैसे रोका जा सकता है, होता ही क्यों है, क्या टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोगों ने एक छोटी सी टर्म सुनी होगी, यूथनेशिया। यूथनेशिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन से नए आदेश आए हैं वो हम लोग देखेंगे। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर विजिट किया है इंडिया को, और देखेंगे क्या रिलेशंस के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। फिर ओएनजीसी स्वच्छ ऊर्जा की खोज में भारत के भूतापी संसाधनों का मानचित्र जो है वो करेगी, यानी कि मैपिंग जो है वो ओएनजीसी के द्वारा किया जाएगा। इन तमाम ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें, चलिए। पहला ही टॉपिक ये है लाइट पॉल्यूशन का। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि अति जो होती है ना, अति मतलब किसी चीज का एक्सेसिव हो जाना वो बहुत ज्यादा गलत होता है। आप ज्यादा मीठा खा लीजिए वो भी आपके लिए गलत होगा, आप बहुत कम मीठा खाइए वो भी गलत होगा। मतलब बैलेंस की कंडीशन में आपको चलना पड़ेगा। जैसे गौतम बुद्ध जो है उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया कि मीठा खाइए भी, मतलब बैलेंस में खाइए। या फिर कोई भी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो एक लिमिट में यूज कीजिए, एक्सेसिव भी यूज नहीं करना है। खाना खाते हैं, हमको बिल्कुल एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही हम पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग लाइट का यूज करते हैं तो एक लिमिट में ही लाइट का यूज करना चाहिए। अगर वो एक्सेसिव हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो पॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को कि क्या कहना चाह रहा है कंसेप्ट। ये थोड़ा सा मैं बेसिक आपको क्लियर करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को विलेजेस के अंदर आसमान जो है स्काई वो साफ दिखाई देता है, या फिर सिटी के अंदर? तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर, हमको जो है विलेजेस के अंदर, गांव में जाते हैं तो हमको आकाश के अंदर तारे चंद्रमा ये बहुत आसानी से नजर आते हैं, लेकिन सिटी में देखने का मौका ही नहीं मिलता है। मौका तो मिलता है लेकिन आपको दिखते ही नहीं है, क्या करेंगे। सिटी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो रोड लाइट्स होती हैं या फिर हमारे घर की जो लाइट्स हैं उनकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि ऊपर के आसमान के जो तारे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहां से देखेंगे? तो ये जो स्टार्स हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं शहरों के अंदर, जबकि गांवों में एक पूरा एरिया होता है, आराम से जो है वो आप लोग देख सकते हैं स्टार्स को। छोटा सा कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आगे हम लोग बात करेंगे। 2022 में भारत में लद्दाख के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक हैनले डार्क स्काई रिजर्व जो है वो बनाया है। तो ये हैनले डार्क स्काई रिजर्व है क्या चीज? बेसिकली एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कोई भी लाइट नहीं है, और लाइट नहीं होने के कारण आपको आसमान जो है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। अब देखिए, ये जो HDSR है ये बेसिकली बनाया गया है चोंगथांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर इसको बनाया गया है। लगभग
6 जो है वहां पर कोई बस्तियां हैं, टाउन्स हैं, उनको मिलाकर ये अभयारण्य बना है और यहीं पे HDSR की स्थापना की गई है, हैनले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है। इस प्रकार रिजर्व पर आकाश को अंधेरा रखने की जिम्मेदारी थी, विशेष रूप से क्षेत्र में स्थित खगोलीय वेधशालाओं के लिए। मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप यहां पर अंधेरा रखेंगे। अब अंधेरा क्यों रखेंगे वो समझिए, अब आप बहुत काम की बात है। देखिए क्या है, एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूं, पहले यहां पे देखिए। ये एक रोड लाइट लगी हुई है, रोड लाइट के नीचे लिखा हुआ है यूजफुल लाइट, मतलब इसके नीचे जो भी एरिया है यहां पर लाइट का अच्छे से यूज हो पा रहा है। लेकिन जब आप लोग थोड़ा सा इसके जो है मिस अलाइनमेंट पे जाएंगे तो डायरेक्ट लाइट तो नहीं आ रही है, लेकिन उसकी कुछ रोशनी आपको यहां पर मिलती है। फिर अगर मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं तो फिर भी कुछ रोशनी मिलती है, या तो आपको बिल्कुल बाहर निकलना होगा या फिर आपको यहां पर, ये दोनों पोजीशन जो है वो अच्छी है, या तो बिल्कुल लाइट में या फिर बाहर। यहां पर जब आप खड़े होते हैं इन पोजीशंस के अंदर, तो फिर लाइट होने के कारण आसमान में जो भी होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही रोड लाइट नहीं है, ऐसी बहुत सारी रोड लाइट्स होती हैं जो कि लाइट पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं, और जो डार्क स्काई है उसको देखने में हम लोगों को इम्पॉसिबल जो है वो टास्क बन जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को यही डार्क स्काई जो है इसको रिजर्व करने के लिए कई बार अमेरिका की जो स्पेस एक्स कंपनी है, या जो नासा है, इसरो है, इन्होंने भी कई सारे कदम उठाए हैं। और बेसिकली लद्दाख के अंदर एक ऐसा जो है रिजर्व स्थापित किया गया है जहां पर ये तमाम कार्य जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब स्पेस एक्स के छोटे उपग्रह के स्टार लिंक तारामंडल ने जमीन पर स्थित दूरबीनों के पृथ्वी के विचारों को अवरुद्ध करना शुरू किया, तो यह धारणा लोकप्रिय हो गई कि आकाश का एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मतलब एक स्काई जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जब रात को लाइट पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो फिर स्काई के अंदर जितने भी स्टार्स हैं, मून्स हैं, वो दिखना बंद हो जाते हैं या कम दिखते हैं। तो अगर ये लाइट पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता रहा तो ये सबके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं ये भूल जाएंगे कि बेसिकली आसमान में तारे कितने हैं। जैसे गांव में जाकर आप लोग तारों को गिन पाते हैं कि यार इतने तारे हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 1000 तक आप लोग गिन लेते हैं। लेकिन शहरों के अंदर पॉसिबल ही नहीं, आप जो है 50-60 के आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि लाइट पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आपको टेलीस्कोप की मदद जो है वो लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप स्टार्स को देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए लाइट पॉल्यूशन जो है इसको कंट्रोल करना जरूरी है। लाइट पॉल्यूशन अत्यधिक गलत निर्देशित या बाधा डालने वाला कृत्रिम प्रकाश है। मतलब हम लोग कहें कि एक आर्टिफिशियल लाइट है जो कि पूरे इस सिनेरियो के अंदर एक ऑब्स्ट्रैक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करता है, एक इंटरप्शन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आप जिस चीज को समझेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक उस चीज के आउटपुट या रिजल्ट के बारे में नहीं सोच पाएंगे कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि तारे हैं, मून्स हैं, तो ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो कभी हम लोग उनके बारे में सोच नहीं पाएंगे कि वो कैसे होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि एक्सेसिव लाइट पॉल्यूशन होने के कारण ये तमाम जो डार्क स्काई है वो दिख ही नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए लद्दाख के अंदर बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जिसमें एक एरिया फिक्स किया गया है, उस एरिया के अंदर डार्क स्काई जोन उसको डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, आप लोग को पता होगा सोनम वांगचुक के बारे में। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, फुनसुक वांगडू, तो वो जो फुनसुक वांगडू है साइंटिस्ट, वो सोनम वांगचुक है जो कि लद्दाख के अंदर रहते हैं। एक एनवायरमेंटलिस्ट है जो कि एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं। वो अभी जो है हंगर स्ट्राइक पर भी थे, लगभग 5-6 दिन रहे वो, ताकि लद्दाख के अंदर जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है उसको बचाया जा सके। उसी इकोलॉजिकल सिस्टम को बचाए रखने के लिए वो भूख हड़ताल पर भी गए थे। ठीक है, उन्होंने अभी जो है स्ट्राइक की थी और उनका रिजल्ट ये निकला कि ये वादा किया गया है कि कुछ ना कुछ कानून जो है वो लद्दाख के लिए बनाया जाएगा। क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट तो है, लेकिन वहां पर प्लास्टिक्स जितने भी कचरा है, सिंगल यूज प्लास्टिक, वो इतनी भारी तादाद के अंदर वहां पे इकट्ठा हो चुका है, जिसके कारण उस पर नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आ रहा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें बताया गया है कि गैर प्राकृतिक प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट जो है, आर्टिफिशियल ग्लो, उसने 2011 और 2022 के बीच हर साल रात के आकाश की कृत्रिम चमक जो है, स्काई ग्लो की चमक को 9 से 10% बढ़ा दिया है। ठीक है,
जबकि अमेरिका के अंदर और भी ज्यादा है 10.4%, और शेष जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड उसके अंदर 7.7% है। तो मतलब इतना परसेंट जो है वो लाइट का इंक्रीज हुआ है ना, ग्लो जो है वो बड़ा है, जिसके कारण जो डार्क स्काई जोन है वो खत्म होता जा रहा है। G20 का समिट अब जो है भारत के अंदर होने जा रहा है सितंबर के अंदर, और उसने ये भी एक मुद्दा जो है रखा जाएगा एनवायरमेंट से रिलेटेड, और G20 देशों में सबसे कम स्काई ग्लो के स्तर का अनुभव जो है वो किया गया, क्योंकि सारे जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं G20 में। और G7 में फर्क क्या है कि G7 के अंदर सारे डेवलप्ड नेशंस हैं जो कि मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर चुके हैं या कर रहे हैं, जबकि G20 जो कंट्रीज है उनके पास में से टेक्नोलॉजी है नहीं, या बहुत कम कंट्रीज के पास में है, जिसके कारण वो रिसोर्सेज जो है उनका आउटपुट ले पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत के अंदर क्या सिचुएशन है वो देखिए। द इफेक्ट इंक्लूडिंग सिमुलेटिंग द कॉन सेल्स मतलब आंखों की जो कॉन सेल्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और बेसिकली जब लाइट पॉल्यूशन होता है तो इसके कारण काफी ज्यादा इंबैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ये सीधा सीधा आंखों पर असर डालते हैं। आगे देखिए, हार्म्स वाइल्ड लाइफ एंड डिस्टर्ब्स इकोसिस्टम। ये वाइल्ड लाइफ जो है इसको तो हानि पहुंचाता ही है, साथ में पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसको भी नुकसान पहुंचाता है। कि कई बार आप लोगों ने ऐसे जीव देखे होंगे जिनके ऊपर लाइट जैसे ही आप लोग डालते हैं तो लाइट डालने के बाद वो जो जीव हैं वो और अंदर जो है वो जमीन में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको लाइट पसंद है, इसलिए वो और जमीन के अंदर चले जाते हैं। अगर उनको कहीं लाइट दिखती है तो वो अपने आप में खतरा जो है वो महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मेरे लिए हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसा खतरा महसूस करते हुए उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वो जो है वो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, 2020 के एक अध्ययन में कहा गया कि स्काई ग्लो कीटों के जीवन के कई पहलुओं में हस्तक्षेप करता है और कीट शिकारियों को लंबे समय तक शिकार करने की अनुमति देता है। 2019 के एक अध्ययन में बताया गया कि रात में कृत्रिम प्रकाश यानी कि आर्टिफिशियल लाइट के संपर्क में आने पर क्लाउन फिश के अंडे नहीं निकलते हैं, जिससे संतान की मृत्यु हो जाती है। मतलब अगर जो आर्टिफिशियल लाइट है अगर वो गिरती है तो फिर एक फिश है क्लाउन फिश, उसके अंडे से जो लार्वा है वो नहीं निकल पाता है, मतलब नई मछली जो है वो नहीं बन पाती है, बहुत ज्यादा इंबैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, गांधीनगर 2020 में एक बैठक जो है वो आयोजित करवाई गई थी प्रवासी प्रजातियों पर। ठीक है, उस कन्वेंशन के अंदर कई ऐसे डायरेक्शन जो है वो दिए गए थे। अब ये एडवर्स इफेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी डालता है। इट कैन डिस्टर्ब सर्कैडियन राइम्स, है ना, यानी कि बेसिकली कहेंगे कार्डियन राइम्स जो हैं, कार्डियन राइम्स बेसिकली हमारे कह सकते हैं कि हमारे बिल्कुल जो कार्डिया यानी कि जो हार्ट से हमारे इफेक्ट जो है हार्ट से रिलेटेड है, उसके राइम्स यानी कि साइकिल जो है उसको वहां पर डिस्टर्ब करती है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन यानी कि मेलाटोनिन जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है, उसके उत्पादन को क्या करती है, इम्बैलेंस करती है, लीडिंग टू स्लिप डिसऑर्डर, नींद ना आने की बीमारी जो है वो इससे उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ में ब्रेस्ट कैंसर और भी कई खतरे जो है वो इनसे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी वेस्टेज इसमें होता है, क्योंकि जितनी लाइट की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्च जो है वो की जा रही है। इसके साथ में ही दुनिया भर के अंदर 1/4 जो लाइट है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल वेस्ट जो है वो चली जाती है। इस प्रकार ऊर्जा अपव्यय लागत और कार्बन फुटप्रिंट में भी क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वेस्टेज होता है। तो एनर्जी वेस्टेज के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। कंक्लूजन ये है कि बेसिकली रात के अंदर जो तारे हैं, सितारे हैं, इनको बचाए रखने के लिए हम लोगों को लाइट पॉल्यूशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम को अगर बचाना है तो डार्क स्काई रिजर्व जो है वो हमको करना पड़ेगा। मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमको लाइट जो है इसको एक लिमिटेड मात्रा में यूज करना है। बेसिकली लाइट अगर हम लोग लिमिटेड एक मात्रा में यूज करेंगे तो इससे एनर्जी जो है वो भी रिजर्व होगी, लाइट पॉल्यूशन भी जो है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केरल के अंदर मानव और हाथी के बीच में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जो कई बार देखे गए हैं, असम में भी देखे गए हैं, उड़ीसा में भी देखे गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी देखे गए हैं, केरल के अंदर रिसेंटली देखे गए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली होते ही इसलिए हैं क्योंकि जो हाथी है वो चाहता है अपना पेट भरना और इंसान चाहता है अपना पेट भरना। जब दोनों के इश्यूज जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं।
ठीक है। तो मानव पशु संघर्ष के बड़े मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि केरल के मुन्नार में अति उत्साहित पर्यटकों पर प्रतिक्रिया करने वाले एक हाथी को पकड़ने की मांग जो है वो जोर पर चल रही है। मतलब वहां के टूरिस्ट जब वहां पे चले गए थे, वहां पे घूमने के लिए गए थे, घटना है रिसेंटली की। तो एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव वहां पर दिखाई दिए थे। कारण था क्योंकि मानव और एलिफेंट के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता है। ठीक है। अब देखिए कि कुछ ह्यूमन किल्ड बाय टाइगर्स, तो 2021 में आप लोग देख सकते हैं 31 है। इसके साथ में ही टाइगर नेचुरल डेथ्स वो 4 हैं। ऐसे ही जो है आंकड़े आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के। ठीक है। तो ये टाइगर्स के बारे में एक एग्जांपल जो है वो आप लोग को बताया गया है। तो बेसिकली हम लोग मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देख रहे हैं। आईयूसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप defines human wildlife conflict as struggles that emerge when the presence of behavior of wildlife poses an actual of perceived direct and recurring threat। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर जब भी कोई मान लीजिए एलिफेंट किसी मानव बस्ती के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो बेसिकली उनसे डर जाता है और डरने के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इससे लाइफ के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। अच्छा, यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जब भी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल है वो मानव बस्तियों में आते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता है कि हम हमारा फूड जो है वो यहां से कैसे गेन कर सकते हैं, और इंसान को इससे खतरा महसूस होता है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें नुकसान तो इंसान का ही होना है, क्योंकि हाथी जो है बहुत बड़ा जानवर है, मैक्सिमम जो है इंसान का नुकसान होता है इसमें। ठीक है। जहां भी वन्य जीव और मानव आबादी ओवरलैप होती है, वहां मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता है। इसलिए कोई भी कारक जो वन्य जीवों और लोगों को निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर करता है, संघर्ष की संभावना अधिक होती है। रीजन क्या है? सबसे पहले कि एक तो आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के एरिया को ओवरलैप कर रहे हैं। रिसोर्सेज की कमी आती है, और रिसोर्स की कमी आने के कारण एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। आज इंसान से इंसान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता ही क्यों है? क्योंकि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। भूमि उपयोग में कानूनी और अवैध परिवर्तन के कारण आवासों और गलियारों का विखंडन, खनन के लिए मंजूरी या कृषि के लिए, अब उनका जो वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है उसको आप लोग माइनिंग के लिए अलॉट कर देंगे, तो वो रहेंगे कहां पर? और वो जो रहेंगे वहां से रहना छोड़ देंगे तो वो इंसानों की बस्ती में जाएंगे, और जैसे इंसानों की बस्ती में जाएंगे तो इंसान डरेगा, दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वहां पर भी अगर हाथी आता है या कोई भी जानवर आता है एनिमल, तो भी इंसान उसको भगाने की कोशिश करेगा वहां से, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इस बीच जो है जो भी एनिमल है, चाहे हाथी क्यों ना हो, वो क्या करता है, अपने एक एग्रेसिव मोड के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है। चलिए, और इसके कोई अदर रीजंस भी क्या है? जैसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट है, कई बार जंगलों में से रोड्स निकाल दी जाती हैं, इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रीज वहां पे एस्टेब्लिश कर दी जाती हैं, इससे जितने भी एनिमल है वो काफी परेशान होते हैं। सजेशन ये है, सजेशन बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें टफ नहीं है, बहुत आसानी से हो भी सकता है, कि इनके जो एरिया है उनको एक दूसरे पर ओवरलैप होने से रोका जाए। ओवरलैप मतलब दोनों के एरिया को इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है। फेंसिंग की जा सकती है, और रिसेंटली WWF और UNEP ने सजेस्ट भी इस बारे में किया था कि इन दोनों के बीच में जो भी यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके एरिया के ओवरलैपिंग के कारण ही हो रहा है। तो दोनों के जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, इसलिए दोनों के एरिया को जो है डिवाइड कर दिया जाए, और जितनी भी फेंसिंग वगैरह है, कोई वाइल्ड लाइफ है तो वहां पे फेंसिंग वगैरह आसानी से अच्छे से जो है वो की जाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है कि एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लगातार चलाया जाना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को कि भाई जानवर जो है उनको भी अपने लिए रहने के लिए जगह चाहिए, आप भी अपने एरिया में रहिए। तो ना तो आप वहां पर जाइए, ठीक है, और उनको तो जो है समझाना मुश्किल है जानवरों को, उनके लिए तो फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव जोन है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनको रन करना चाहिए फॉर पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, वुड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द कंबाइंड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज फॉरेस्ट लैंड। तो जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके साथ में वन भूमि पर भी जो है दबाव को कम किया जाए, जो कि आसपास वहां पर लोग रहते हैं, तो एक बैलेंस कंडीशन के अंदर वो वहां पर रहे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो कुछ सजेशन जो है वो इस प्रकार के ही दिए गए हैं। इससे इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो बचा रहेगा। जब दोनों ही यानी कि चाहे इंसान की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, जब वो
बेसिकली एक प्रतिबंधित क्षेत्र में रहेंगे, जैसे इंसान जो है वो वाइल्ड लाइफ, जितनी भी लाइफ है उसके अंदर कभी भी इंटरप्शन ना करे, ठीक है, दोनों अपने अपने एरिया के अंदर सुरक्षित रहें। अब ये केरला का जो केस हुआ था वो बड़ा ही कुछ ऐसा ही था लगभग लगभग, कि केरल में जंगली हाथियों की बहुत आदात, मतलब वहां पे जो जाने वाले टूरिस्ट थे उनके ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव एलिफेंट्स वगैरह हो गए थे, और उसके कारण वहां का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो काफी सकते में आ गया था, ठीक है। तो केरल में जंगली हाथियों की बहुतायत की तुलना में मानव हाथी संघर्ष की भयावह जो है वो अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। 2017 में 30,000 जंगली हाथियों की अनुमानित राष्ट्रव्यापी आबादी में केरल में लगभग 5,719% है पूरी आबादी का, ठीक है। और 2018-21 18 से लेकर 21 के बीच भारत में हाथियों ने 2036 लोगों को मार डाला था, और केरल की इन मौतों का केवल 81 यानी कि 4% हिस्सा था। तो पूरे भारत में 2036 लोगों ने जो है वो एनिमल एनिमल और जो है ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर जान गंवाई थी। उसमें 81 जो मौतें हैं वो कहां पर हुई है, केरल के अंदर हुई है। ये पूरे भारत का केवल 4% है, ठीक है। तो केवल हम लोग ये नहीं कह सकते केरल के अंदर ही ऐसा हुआ है, लगभग लगभग पूरे भारत के अंदर ही ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो केरल के अंदर जैसे कॉफी के बागान हैं, काली मिर्च वहां पर होती है, ब्लैक पेपर होती है, इसके साथ में और भी कई जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वहां पे होते हैं। तो मैक्सिमम जहां पर एग्रीकल्चर लैंड है उन्हीं पर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। अब कंक्लूजन ये है कि इकोसिस्टम को अगर बचाए रखना है तो सीधे तौर पर जितने भी हमारे पास में वाइल्ड लाइफ एरिया है इनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, कैंपेन्स जो हैं उनको रन करना पड़ेगा, इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी करना पड़ेगा। और कई जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं, जैसे मान लीजिए कई बार हम लोग जब तारबंदी करते हैं तो वहां पर बीज यानी कि मधुमक्खी के बॉक्स जो है वो लगा दिए जाते हैं, ताकि जब भी वो अपने एरिया से बाहर आए तो मधुमक्खियां जो है उनको काट लेती हैं हाथियों को, जिससे वो उस एरिया के बाहर नहीं आते हैं। तो छोटे छोटे एक ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग उनको जो है वो क्या कर पाते हैं, प्रोडक्ट जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, खैर ये सारा मैंने आप लोग को समझा ही दिया है। नेक्स्ट देखिए, यूथनेशिया के बारे में बात करेंगे। जीवित इच्छा क्या है, यानी कि इच्छा मृत्यु आप लोग समझते होंगे, लिविंग विल समझते होंगे। फिर है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश जारी किए हैं। मैं बेसिकली आप लोगों को इसका जो है एक बेसिक थीम समझा देता हूं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दो वर्ड आप लोगों ने देखे हैं, लिविंग विल और यूथनेशिया। अब यूथनेशिया जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहले आप लोग यूथनेशिया का समझिए। यूथनेशिया जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव यूथनेशिया भारत के अंदर अलाउ नहीं है, पैसिव यूथनेशिया भारत के अंदर अलाउ है। ये मार्च 2018 के अंदर भारत में अलाउ किया गया था, ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है कि आपको जहर के जो इंजेक्शन हैं वो लगाए जाते हैं, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आपने इच्छा मृत्यु जो है वो चाही है, ठीक है। इच्छा मृत्यु मतलब आपकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, आप ऐसे कोई बीमारी से, एक ऐसी कोई आपको डिजीज हो गई है जिससे आप लोग वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं, अब तो मौत निश्चित है। उस कंडीशन के अंदर कुछ देशों ने एक्टिव यूथनेशिया या प्रॉपर यूथनेशिया जो है उसको भी अलाउ किया है, ठीक है। अब पैसिव यूथनेशिया में यह होता है कि जो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं उनको हटा लिया जाता है, और जैसे हटाते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और भारत के अंदर 2018 के अंदर ही ये जो है वो फैसला आया था कि भारत के अंदर पैसिव यूथनेशिया जो है अलाउ है। लिविंग विल के बारे में अगर हम लोग समझें कि लिविंग विल जो है वो क्या होती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप अभी जीवित हैं और जीवित रहते हुए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिख दें कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे किस प्रकार का एक ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा, करेक्ट। तो ट्रीटमेंट किस प्रकार से दिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट ऐसा बना लिया जाए इस पे लिख दिया जाए, वो क्या है, लिविंग विल है। तो 2018 के अंदर अब क्या किया है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको और क्लैरिफाई कर दिया है कि लिविंग विल एक व्यक्ति का अधिकार है कि वह उपचार के बारे में एक अग्रिम निर्देश दे दे, मतलब जब उसको उपचार होगा तो पहले से दे दे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि वो कहे कि जब मैं ज्यादा बीमार हो जाऊं, ज्यादा तड़पने लगूं, तो मेरे लाइफ सपोर्ट जो है हटा लीजिएगा ताकि मैं सडन जो है अपनी डेथ को प्राप्त कर लूं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, भारत विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2006 ने अपनी 196वीं रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था मरीजों के लिए चिकित्सा उपचार, ठीक है, इसमें जो है बेसिकली आत्महत्या जो है इसको ठीक नहीं माना था। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेडिकल बोर्ड ये कह दे कि वाकई में इस व्यक्ति की जो रोग है, इसको जो डिजीज है वो अब ठीक नहीं हो सकता है, इसका मरना तय है, तो फिर उसको पैसिव यूथनेशिया की परमिशन दी जा सकती है। अरुणा शानबाग का 2011 केस सुना होगा आप लोगों ने।
उसमें कहा था कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति उस समय जो है दी गई थी, ठीक है? क्योंकि कोमा के अंदर एक नर्स जो है वो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी और फिर बाद में जो है इनको अनुमति दी गई कि आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है इसकी अनुमति दे दी गई थी। अरुणा शर्मा का केस काफ़ी फेमस है। फिर एस पुट्टुस्वामी का मामला यानी कि आर्टिकल नंबर 21 और ये जो इच्छा मृत्यु वाला है इसको आर्टिकल नंबर 21 के ही तहत जो है वो काउंट किया गया था। कॉमन कॉज केस 2018 का, इसको भी आर्टिकल नंबर 21 के तहत ही जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत इनको परमिशन दी गई थी और इसी केस में जो है सुनवाई भी हुई थी। सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? इसमें किसी पदार्थ या बाहरी बल मतलब देख सकते हैं कि कोई जहर का इंजेक्शन होता है, वो जैसे इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि ये जो पैसिव यूथनेशिया है और लिविंग विल है उसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दिया है ना? अब डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, बेल्जियम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु और सहायक यानी कि सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, यूथनेशिया यहाँ पर अलाउ है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, देयर इज ए नो डिफरेंस। स्विट्जरलैंड जो है वो इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध लगाता है। स्विट्जरलैंड कहता है कि नहीं, इच्छा मृत्यु जो है वो नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग जो है, लेकिन डॉक्टर या चिकित्सक की उपस्थिति में मरने की अनुमति देता है वो, जैसे कि इंडिया के अंदर भी है। तो ये स्विट्जरलैंड वाला, ये भी हम लोग कहते हैं कि यही पैटर्न हमारे इंडिया में भी है। हम भी यहाँ पर जो है परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन कोई स्पेशल केस हो जिसमें मेडिकल बोर्ड जो है वो ये डिक्लेयर कर दे कि यस, ये जो व्यक्ति है वो अब जी नहीं सकता है, तो पैसिव यूथनेशिया इसको दिया जा सकता है। ठीक है? कनाडा के अंदर कनाडा ने घोषणा की कि मानसिक रूप से अगर कोई बीमार है, इच्छा मृत्यु और असिस्टेड डाइंग की अनुमति दी जाएगी। ठीक है? मतलब अलग-अलग कंट्री के लिए अलग-अलग जो है पैमाने हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका यूएस के अंदर क्या होता है कि हर राज्य के लिए अलग-अलग कानून है। वॉशिंगटन, ओरेगन, मोंटाना जैसे कुछ राज्यों में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। ठीक है? तो समझ गए आप लोग यूथनेशिया, एक्टिव और पैसिव लिविंग विल को समझ गए। तो भारत के अंदर बेसिकली 5 न्यायाधीशों की पीठ सुप्रीम कोर्ट की अभी बैठी थी, डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के अंदर, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो पैसिव यूथनेशिया है वो होता क्या है, कैसे इसको दिया जाना है। तो उन्होंने कहा कि एक मेडिकल टीम जो है, एक मेडिकल बोर्ड वो बनाया जाएगा और वो ये डिसाइड करेगा कि वाकई में इस व्यक्ति को जरूरत है कि नहीं। और पैसिव यूथनेशिया को उन्होंने डिफाइन किया एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। लिविंग विल ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि जब आपको उपचार दिया जाएगा, है ना, जब आपको ट्रीट किया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर, तो पहले से आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिया है कि मुझे किस प्रकार से वहां पर ट्रीट किया जाएगा। अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट वो बड़ा इजी है। मिस्र के राष्ट्रपति जो है उन्होंने रिसेंटली भारत की यात्रा की है और गणतंत्र दिवस पर भारत में ये पधारे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है वो एज चीफ गेस्ट जो है वो बनाया गया है। बेसिकली भारत और इजिप्ट के रिश्ते जो है वो थोड़े से ज्यादा अच्छे भी नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि इतने बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, लेकिन काफी समय से हम लोग जो हैं वो विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी ग्लोबल इशू, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है वो साथ दे रहे हैं एक दूसरे देशों का। कभी भी एक दूसरे देशों के जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है उसको इंटरप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो राजनयिक संबंध 18 अगस्त 1947 को स्थापित हुए। 2022 में 75 वर्ष जो है वो पूरे हो गए। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने दोनों देशों के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और वे युगोस्लाव राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टीटो के साथ गुटनिरपेक्ष यानी कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट 1961 के अंदर पहला जो सम्मेलन हुआ था बांडुंग के अंदर, आप लोगों को पता होगा, इंडोनेशिया में, यानी कि पहले की बातें जो है वो बहुत जो है याद की गई थी। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और उसमें भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है वो नॉन अलाइन कंट्री की ही अपनाई है। मिस्र के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान 2011 के बाद से जारी है। मिस्र की क्रांति और 2014 में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सत्ता जो है वो संभाली है। जब मिस्र के राष्ट्रपति 2016 में भारत की राजकीय यात्रा की तो एक संयुक्त बयान जो है वो भी जारी किया था। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में मिस्र को आमंत्रित किया है। मिस्र के साथ में इजिप्ट के साथ में जो है अभ्यास साइक्लोन जो है, ये अभ्यास जो है ये भी एक होता है भारतीय सेना और मिस्र की सेना के बीच जो होता है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। भारत और मिस्र राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल जो समझौते हैं, साझेदारी है, इसको बढ़ाने पर सहमत हुए। मिस्र परंपरागत रूप से अफ्रीका में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते में से एक रहा है, क्योंकि उनके बीच 1978 से सबसे पसंदीदा राष्ट्रखंड के आधार पर द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। पिछले 10 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से अधिक जो है वो बढ़ चुका है। मतलब पहले जो है 2021-22 में $26 बिलियन
ठीक है, और इतना पहुंच चुका है, पहले से भी 75% जो है इंक्रीज हुआ है ये। ठीक है, अदर एरियाज कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर दोनों जो है देश साथ में चलते हैं। इसके साथ में अभी यूक्रेन के अंदर, जो कि यूक्रेन जो है वो वीट का सबसे जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। रशिया भी है। तो जब ये क्राइसिस हुआ तो उस समय मिस्र जो था उसने भी सबसे जो है वो क्या किया था, गेहूं की क्या की थी, बिक्री की थी। ठीक है, निर्यात भी किया था। तो मिस्र को भी जो है, मिस्र को 61,000 टन गेहूं की निर्यात की अनुमति जो है वो दी गई थी। अब ये जो घटनाक्रम चल रहा था, यह प्रक्रिया घटना के लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है और निमंत्रण देने के पहले विदेश मंत्रालय के द्वारा, मतलब अभी जो हमने 26 यानी कि जनवरी को बुलाया है रिपब्लिक डे के दिन, तो ये घटना जो है पूरा का पूरा ये कार्यक्रम कैसे चलता है, 6 महीने पहले से ही जो है वो हम लोग इस कयास में लग जाते हैं कि किस देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर कोई भी वहां के मुखिया हैं, उनको बुलाए जाना है। पहले से ही ये चीजें सब डिसाइड हो जाती हैं। मिस्र को चुनने का एक अन्य कारण ये भी था कि नाम के साथ जुड़ाव, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ जुड़ाव, जो 1950 के दशक के अंत में 1960 के दशक के अंदर शुरुआत भी हुई थी, और 1961 के अंदर पहला भी जो है वो इसका सम्मेलन भी हुआ था। 1950 में परेड के पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, जो नाम के 5 संस्थापक देशों में से एक थे। भारत भी एक था उसके अंदर से। ठीक है, तो बेसिकली भारत और इजिप्ट के बीच में काफी अच्छे जो संबंध हैं वो रहे हैं, चाहे हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें या फिर हम लोग पॉलिटिकल रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें। ठीक है, विदेश मंत्रालय इस मामले पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो चाहता है। जब भी कोई चीफ गेस्ट को हम लोग अपॉइंट करते हैं कि बस उनको बुलाना है, तो उस समय पीएम और प्रेसिडेंट जो है वो उसका अप्रूवल देते हैं। विदेश मंत्रालय एक विकल्प नहीं चुनता है, मतलब केवल एक ही नहीं, और भी कई देशों के उनसे भी संपर्क जो है किया जाता है। बेसिकली एक लिस्ट बनती है और लिस्ट में से हम लोग ये छांट लेते हैं कि किसको जो है इनवाइट किया जाना है। ठीक है, अब ये इनवाइट करना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि भारत हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए भारत की एक नीति है जिसमें पंचशील सिद्धांत को उसने बेस बनाया है, और कहता है कि पड़ोसी कभी बदल नहीं सकता है, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। पड़ोस जो है वो हमारा कभी बदलेगा नहीं, इसलिए पड़ोस के साथ में अच्छे से बनाकर रखनी चाहिए। तो जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है, या नेबरिंग की भी नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ में थोड़ा अच्छा रिलेशन जो है, चाहे पॉलिटिकल जो है सिनेरियो पर हो, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी अच्छे होने चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। ओएनजीसी टू मैप इंडिया जियोथर्मल रिसोर्सेज इन सर्च ऑफ क्लीन एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी अगर जो है उसकी तरफ बढ़ना है इंडिया को, क्योंकि 2030 के अंदर जो 17 एसडीजी है, एसडीजी है, ठीक है, एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अगर उनको अचीव करना है तो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ओएनजीसी की योजना भारत के भूतापीय ऊर्जा स्रोतों का मानचित्र करने की है, मतलब ओएनजीसी ये चाहती है। देखिए ओएनजीसी क्या है, ओएनजीसी की कंपनी है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो कि दूसरे देशों के अंदर जितनी भी गैस प्लांट है इनको ऑपरेट करती है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला पीएसयू अगर कोई है तो वो ओएनजीसी ही है। ठीक है, इसने क्या किया है कि जितने भी जियोथर्मल जो है पावर प्लांट एनर्जी रिसोर्सेज है उनको कहां कहां लगाया जा सकता है, उसके लिए मैपिंग जो है वो कौन बनाएगा, ओएनजीसी वो बनाएगा। ठीक है, तो जियोथर्मल एनर्जी पर 2017 तक 500 गीगावाट जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्थापित करने का लक्ष्य है। तो रिन्यूएबल ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये होती क्या है, जैसे पृथ्वी की जो गर्मी है उसका इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। तो एनजीसी ने अपनी ऊर्जा रणनीति 2040 के माध्यम से अपने विविधीकरण प्रयासों को भी तेज कर दिया है। तो ओएनजीसी आल्सो हैज एक्सेलरेटेड इट्स डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट थ्रू इट्स एनर्जी स्ट्रेटेजी 2040। ठीक है, अब ये जियोथर्मल होता क्या है? भूतापी ऊर्जा एक ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी की सतह के नीचे गर्मी के रूप में जमा होता है, जो स्वच्छ नवीकरणीय टिकाऊ कार्बन मुक्त, मतलब सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी की जो हीट है, अर्थ की जो हीट है, उसको हम लोग किस में यूज लेंगे, उसको हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के जो है यूज लेंगे, बिजली उससे बनाएंगे, क्योंकि गर्मी है, और उसी गर्मी को हम लोग जो है उससे पानी वगैरह गर्म करके उसकी हीट को यूज लेंगे टरबाइंस को चलाने के अंदर। यह मानव जाति के लिए 24 घंटे, है ना, 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध एक रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स है, और इसको भंडार करने के यानी कि स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे दिन हो या रात हो, कैसी भी कंडीशंस हो, ये जो है बिना रुके जियोथर्मल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। भारत में भूतापीय संसाधनों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मैप किया गया है, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक व्यापक अनुमान से पता चला है कि 10 गीगावाट भूतापीय ऊर्जा हो सकती है। मतलब 10 गीगावाट जो है
वो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, ये बताया गया है किसके द्वारा? रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखिए यहाँ पर रिजर्वियर्स है, यहाँ पे जो है पानी बिल्कुल इकट्ठा है यहाँ पर। ठीक है, हीट है ये पृथ्वी की और इससे पानी जो है वो गर्म हुआ है, गर्म होकर यहाँ पर जो है वो हॉट वाटर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, स्टीम चली है और उससे टरबाइन जो है वो चलने लग गया है, टरबाइन से जनरेटर चला है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली यही कंसेप्ट जो है, इससे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो हम लोग कहेंगे कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो यहाँ से बनी है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? सबसे पहले है कि कंटिन्यूअस है, कोई भी इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी नहीं है एनवायरनमेंट के ऊपर, और कंटिन्यूअस जो है वो हमको एनर्जी देती रहती है विदाउट एनी इंटरप्शन। डिसएडवांटेज क्या है? पैसा बहुत खर्च होता है भाई, पैसा 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 बहुत खर्च होता है इसके ऊपर, यानी कि जितनी एनर्जी मिलती है उसके बराबर तो पैसा खर्च हो जाता है, आई थिंक ज्यादा ही हो जाता है। बस बात यह है कि एनवायरनमेंट को बचाने में काफी हेल्प करता है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्सरी इफेक्ट नहीं है, इस कारण हम लोग वो जो कैपिटल होता है उसको भी बियर कर पाते हैं, जो हाई कैपिटल होता है। ठीक है, फिर इसमें जो है वो डिजास्टर हो सकता है, भूकंप जो है वगैरह वो आ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, जियो को यूज कर रहे हैं, जियो थर्मल को यूज कर रहे हैं, तो कुछ जो है इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने लद्दाख के पूगा गांव में भारत की पहली जियोथर्मल एक प्रोजेक्ट जो है इसको स्थापित किया है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसने जियोथर्मल एनर्जी की मदद से ये तमाम जो है गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा प्लांट जो है वो स्थापित किया है, और 5 मेगावाट का एक जियोथर्मल पावर स्टेशन जो है वो भी गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। फिर अगर हम लोग बात करें एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ के अंदर 300 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है। तो ये आप लोग जो येलो के अंदर दे सकते हैं वो बेसिकली क्या है, एक जियोथर्मल पावर प्लांट के कुछ लोकेशंस हैं। ठीक है, और यही मैपिंग जो है वो ओएनजीसी के द्वारा की गई है। तो जियोथर्मल प्रोविंसेस इन इंडिया, तो यही मैप जो है यानी कि इसको कहते हैं मैपिंग करना, और ओएनजीसी के द्वारा यही मैपिंग की गई है। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंद्रा 021, टेलीग्राम है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, लेक्चर की पीडीएफ और टेलीग्राम जो है वो आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स लेके आता है, नॉलेज इज पावर ये हमारी टैगलाइन है। सेशन को आप लोग शेयर करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग फरवरी के पीआईबी सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।